हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल अगेन इन दिस चैप्टर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने देखा था एक जनरल इंट्रोडक्शन की क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, और तब हमें पता चला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस दुनिया में, जिनकी नंबर वेरी करती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डाटाज, लेकिन अगर हम IUCN के 2004 के डाटा की बात करें तो उसके अपडेटेड डाटा के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी अब एग्जिस्ट कर रही है हमारे प्लानट पे, दैट इज़ 1.5 मिलियन अप्रॉक्स। तो इतने लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को अलग अलग से पढ़ पाना काफ़ी मुश्किल है, तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो इसके लिए हमने शुरुआत किया था, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में स्टडी किया था पिछले क्लास के अंदर, जहाँ पे हमने सबसे पहले डिस्कस किया था अबाउट द एरिस्टोटल के 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के। वहाँ पे हमने देखा कि कैसे एरिस्टोटल ने अटेम्प्ट लगाया था सबसे पहली बार टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म एज प्लांटे एंड एनिमेलिया। फर्दर उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे प्लांटे को क्लासीफाई किया एज हर्ब्स, सब्स एंड ट्रीज, एंड ऑन द बेसिस ऑफ RBC, अगर RBC प्रेजेंट है तो एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया एज एनाइमा, एंड इफ RBC इज एब्सेंट देन एनिमल्स वेयर कैटेगराइज एज इनाइमा। फिर हमने देखा कि लिनियस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स थे, तो उसको दूर करने के लिए, एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम्स थे उनको दूर करने के लिए एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया लिनियस के द्वारा। और लिनियस ने एक स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए, और ये क्राइटेरियाज हमने पिछले क्लास में मेंशन किए थे, और मेरा सजेशन था आप लोगों के लिए कि इन क्राइटेरियाज को आपको मेमोराइज़ करना है। तो ये क्राइटेरियाज थे: सेल वॉल का प्रेजेंस है या नहीं, लोकोमोशन है या नहीं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, response to external stimuli, whether it's developed or not, and the contractile vacuole, whether it's present or not. तो इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे लिनियस ने क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिज्म को एज प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब हम देखते हैं कि जो क्राइटेरिया इस्तेमाल किया गया था लिनियस के द्वारा, तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म थे जिनको जगह मिली किंगडम प्लांटे के अंदर, एंड ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म थे जिनको जगह मिली किंगडम एनिमेलिया के अंदर। सो नाउ लेट अस डिस्कस दैट। तो अगर मैं बात करूं किंगडम एनिमेलिया की, तो जो क्राइटेरिया इस्तेमाल किए गए थे लिनियस के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग किंगडम एनिमेलिया इंक्लूडेड इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स एंड प्रोटोजोन्स। So these categories of animals were kept, organisms were kept inside kingdom Plantae, and if we talk about kingdom Plantae, so Linnaeus ने kingdom Plantae के अंदर डाला बैक्टीरिया को, फंजाई को, एल्गीज को, ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को, जिम्नोस्पर्म को, एंड एंजियोस्पर्म्स को। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद लिनियस ने जो क्राइटेरियाज तैयार किए और उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन था, उसका रिजल्ट आपके सामने है। बट जब इसके बारे में आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर भी काफ़ी ड्रॉबैक्स हैं। तो क्या है ड्रॉबैक्स लिनियस की क्लासिफिकेशन सिस्टम की, उसको हम डिस्कस करेंगे यहीं पे। सो व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ लिनियस क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये ड्रॉबैक्स भी आपको याद रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ड्रॉबैक्स ही बेस बनेगा नए टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टडी करने का हमारा। ये ड्रॉबैक्स हमको बताते हैं कि ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ज़माना आगे बढ़ा लिनियस के क्लासिफिकेशन सिस्टम से दूसरे क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरफ। तो पहले ड्रॉबैक को डिस्कस कर लें। सो सबसे पहला ड्रॉबैक मैं आपको यहाँ पे अगर बताऊँ तो आप देखो कि ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था लिनियस का, उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को डाला गया था फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के साथ। अगर मैं बात करूँ बैक्टीरिया की, तो आपने अपने पिछले क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा सेल। आगे चल के हम NCERT की टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 8 में सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी पढ़ेंगे,
जहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच डिफरेंस जो होते हैं उन सारे पॉइंट्स को हाईलाइट्स करेंगे। बट यहाँ पे मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने जब क्लास 9th में सेल का चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने कुछ कॉमन डिफरेंसेस पढ़े होंगे बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, और आपको पता होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल कहने का मतलब मेरा क्या है एंड यूकैरियोटिक सेल कहने से मेरा क्या तात्पर्य है। तो अगर मैं बात करूँ बैक्टीरिया की, तो यू वेरी वेल नो कि बैक्टीरिया इज अ काइंड ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और रेस्ट जितने भी हैं इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अगर मैं बात करूँ फंजाई की, एल्गी या ब्रायोफाइट ले लूँ, या टेरिडोफाइट या जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो ग्रुप में बिलोंग करते हैं किंगडम प्लांटे से, ये सारे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो हम यहाँ पे यही कॉइन कर सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया वेयर केप्ट टुगेदर विथ other eukaryotic organism। तो अगर इस लिमिटेशन के पॉइंट्स को अगर मैं समराइज करूं सिंपल शब्दों में, तो एडवांसमेंट ऑफ द सेल को हाईलाइट नहीं किया गया था या फिर उसको वॉयलेट कर दिया गया था इस वाले लिमिटेशन के अकॉर्डिंग। सेकेंड ड्रॉबैक अगर मैं बात करूं, तो फिर से ये जो हमने लिखा है ग्रुपिंग की है ऑर्गेनिज्म को लिनियस के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हो कि बैक्टीरिया विच इज़ यूनिसेलुलर and rest other groups other members of the kingdom Plantae and are multicellular। तो unicellular bacteria were kept together with multicellular other organism। so दूसरा लिमिटेशन हमारा यहाँ पे ये निकल के आता है कि अगेन unicellular bacteria were kept with अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट ड्रॉबैक यहीं पे मैं एट द टॉप ऑफ द पेज मेंशन कर देता हूँ, और रादर आई शुड यूज़ अनदर स्लाइड। थर्ड लिमिटेशन की बात मैं करूँ तो लेट अस गो बैक एंड अगेन सी द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनसाइड द किंगडम प्लांटे। तो आप देख रहे हो कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम ने बैक्टीरिया को और फंजाई को, अगर मैं इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं, तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे शो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हालांकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, बट उनका नंबर जो है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू दोज बैक्टीरिया जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड फंजाई दे वेयर केप्ट टुगेदर विथ एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने ब्लू कलर से जिन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को अंडरलाइन किया है, ये सारे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, एंड बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। और इफ़ यू गो बैक एंड सी आवर प्रीवियस स्लाइड्स, तो लिनियस के क्लासिफिकेशन सिस्टम में मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे आप देख सकते हो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया विच वाज यूटिलाइज्ड बाय लिनियस। तो जो क्राइटेरिया लिनियस ने खुद डिफाइन किए थे, उस क्राइटेरिया का वायलेशन यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म जो लिनियस ने किया उसके द्वारा किया जा रहा था। सो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड फंजाई दे वेयर केप्ट टुगेदर विथ ऑटोट्रॉपिक एल्गी यानी कि प्लांट के ग्रुप के साथ। सो थर्ड लिमिटेशन दैट वी विल कॉइन हियर इज तो उनको ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स के साथ रख दिया गया था। मतलब कि
यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला जो क्राइटेरिया था दैट वाज गेटिंग वायलेटेड। सो नाउ ये तो कुछ इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स हो गई लिनियर क्लासिफिकेशन सिस्टम की। एडिंग फ्यू मोर पॉइंट्स टू दिस, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ डुअल ऑर्गेनिज्म। डुअल ऑर्गेनिज्म भी लिनियस के क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले मैं बात करूँ कि ये डुअल ऑर्गेनिज्म होता क्या है। सो लेट मी टेल यू कि डुअल ऑर्गेनिज्म इज़ दैट ग्रुप ऑफ एनिमल जो प्लांट के भी फीचर शो करते हैं एंड एनिमल के भी फीचर शो करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ क्लामेडोमोनास। सो क्लामेडोमोनास के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो जिसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स प्लांट के भी हैं और कुछ कैरेक्टर्स एनिमल के भी हैं। सो नाउ लेट अस सी कि कौन से इसमें कैरेक्टर ऐसे हैं जो इसको प्लांट की तरह रिप्रेजेंट करता है एंड ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो इसको एनिमल की तरह रिप्रेजेंट करता है। सो फर्स्ट कैरेक्टर जो इसको एक प्लांट की तरह रिजेंबल करता है दैट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। So it shows autotrophic mode of nutrition. It is a plant-like feature of Chlamydomonas. And आप जब आगे चल के इसके स्ट्रक्चर को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि क्लाइमेडोमोनस के स्ट्रक्चर में देयर इज प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, और फ्लैजिला का प्रेजेंस होना मीन्स इट शोज लोकोमोशन। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला इट शोज लोकोमोशन। तो लोकोमोशन का प्रेजेंट होना दिस इज एनिमल लाइक फीचर। सो अब लिनियस के क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है तो उसको प्लांटिंग के अंदर डाला जाना चाहिए, एंड अगर कोई ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन शो करता है तो उसको एनिमल के अंदर डाला जाना चाहिए। बट अगर बात करें क्लामेडोमोनस की तो ये प्लांट का भी फीचर शो करता है दैट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड ये एनिमल का भी फीचर शो करता है दैट इज लोकोमोशन। तो लिनियस के समझ से ये परे था कि इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को किस ग्रुप के अंदर डाला जाना चाहिए। अगर मैं एक और डुअल ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल को यहाँ पे मेंशन करूँ तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू विथ अनदर डुअल ऑर्गेनिज्म दैट इज यूग्लिना। अब यूग्लिना जो है ना, तो इसके पास भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इसको रिजेंबल करता है विथ किंगडम प्लांटे, एंड कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इसको रिजेंबल करता है विथ एनिमेलिया। तो इसके पास भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एंड सेल वॉल जो है ना, आप जब स्ट्रक्चर पढ़ोगे यूग्लिना का तो आपको पता चलेगा कि अराउंड द बॉडी ऑफ यूग्लिना द सेल वॉल इज एब्सेंट, इंस्टेड अ प्रोटीन लेयर कॉल्ड पेलिकल इज प्रेजेंट। तो सेल वॉल का एब्सेंट होना यह यूग्लिना को रिजेंबल करता है किसी एनिमल से। एक और चीज़ यूग्लिना के बारे में जो काफ़ी खास है वो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, वो ये कि यूग्लिना कैन ऑल्सो शो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब लाइट प्रेजेंट होती है तो यूग्लिना फोटोसिंथेसिस करता है एंड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसके पास। लेकिन वहीं पे अगर इफ सनलाइट इज एब्सेंट देन इट शोज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
तो इसीलिए यूग्लिना के यूग्लिना के न्यूट्रिशन के लिए वी यूज़ अ वेरी स्पेशल टर्म कॉल्ड यूग्लिना शोज मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मिक्सोट्रॉपिक मीन्स ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक कब? जब लाइट प्रेजेंट हो, एंड हेटरोट्रॉपिक कब? जब लाइट एब्सेंट हो. तो यहाँ पे जो पहला कैरेक्टर है यूग्लिना का, इट इज़ अ प्लांट लाइक फीचर ऑफ यूग्लिना. सेकेंड कैरेक्टर, दैट इज लैक ऑफ सेल वॉल, इज द एनिमल लाइक फीचर. And the third character, that is heterotropic mode of nutrition in the absence of light, it is also an animal like character. So problems तो आपने देख लिया अब लिनियस क्लासिफिकेशन सिस्टम के. तो इसके लिए ज़रूरत पड़ी एक नए क्लासिफिकेशन सिस्टम की, और यहाँ पे आता है तब नाम हैकल का. तो जब ये प्रॉब्लम्स अराइज हो गए लिनियस क्लासिफिकेशन सिस्टम में, तो हैकल ने एक न्यू किंगडम इंट्रोड्यूस किया और उसका नाम रखा प्रोटिस्टा. हैकल ने जो नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया, ही कॉल इट प्रोटिस्टा. सो अब एक नया किंगडम था हमारे पास और उस किंगडम का नाम था प्रोटिस्टा. अब बात यह आती है कि किस टाइप के ऑर्गेनिज्म को डाला जाएगा किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर. तो हैकल के प्रोटिस्टा किंगडम को फॉर्म करने के पीछे एक उद्देश्य ये था कि ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो लिनियस के टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उन सारे ऑर्गेनिज्म को वहाँ से लाके डाल दिया जाएगा किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर. और हैकल को लगा कि ऐसा करने से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी. तो हम देखते हैं कि ऐसा करने से प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं. रफली अगर मैं कहूँ तो हैकल ने ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर लाके डाल दिया जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट था. यानी कि हैकल ने उन सारे ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाला जो यूनिसेलुलर थे या फिर जिनके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन वाज एब्सेंट. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन वाज एब्सेंट. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं चाहता हूँ कि आप इसको हमेशा ध्यान रखना, बिकॉज ये एनसीईआरटी की लाइन है कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हैकल ने किन ऑर्गेनिज्म को डाला. तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म को डाला गया जिनके अंदर या तो यूनिसेलुलरिटी है उनके स्ट्रक्चर में, या फिर टिश्यू का फॉर्मेशन या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एब्सेंट. तो अब देखते हैं कि ये जो क्राइटेरिया हैकल ने इस्तेमाल किया, इसके अकॉर्डिंग किन ऑर्गेनिज्म को जगह मिली किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर. सो ही इंक्लूडेड बैक्टीरिया. आपको पता है बैक्टीरिया वाज अ मेजर प्रॉब्लम क्रिएटिंग क्रीचर इनसाइड द किंगडम प्लांटे. टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमने लिनियस का देखा,
वहाँ पे हमने देखा है ऐसा। उसके साथ इन्होंने डाल दिया यहाँ पे लाके स्लाइम मोल्ड्स को, इसके साथ इन्होंने यहाँ पे डाल दिया लाके प्रोटोजोन्स को। बट प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि वो जो पहले था प्रॉब्लम हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के साथ, बैक्टीरिया को अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि बैक्टीरिया इट्स अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, वेयरएज जो स्लाइम माउल्स है हमारा एंड प्रोटोजोन्स है ये यूकैरियोटिक है। तो जो प्रॉब्लम थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर वो तो अभी भी है नया किंगडम बनाने के बावजूद, तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं। तो इसके लिए एक और अटेम्प्ट लिया गया और कोपलैंड ने आगे चल के एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया एंड दैट किंगडम ही कॉल्ड एज मोनेरा। सो आपसे ये भी पूछा जाता है ऑप्शंस में कि इनमें से किन्होंने मोनेरा किंगडम को फॉर्म किया, तो द नेम इज कोपलैंड। कोपलैंड फॉर्म द न्यू किंगडम और उस किंगडम का नाम उन्होंने क्या रखा, मोनेरा। और आपको किंगडम मोनेरा के अंदर डाले जाने की सिर्फ एक ही एलिजिबिलिटी थी, वो ये थी कि जो सेलुलर स्ट्रक्चर है उस ऑर्गेनिज्म का दैट शुड बी प्रोकैरियोटिक। सो दिस किंगडम मोनेरा इज एक्सक्लूसिवली बुक्ड फॉर all those organisms which are prokaryotes. तो हमने देखा कि सबसे पहला अटेम्प्ट एरिस्टोटल ने लिया, उसके बाद लिनियस ने कुछ क्राइटेरियाज डिफाइन किए क्लासिफिकेशन के लिए और टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की बात आती है जहाँ पे तीसरा किंगडम जो फॉर्म किया गया था हैकल के द्वारा, इट वाज किंगडम प्रोटिस्टा। और जो प्रॉब्लम थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के साथ वो वैसी की वैसी ही रह गई थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के साथ। तो फिर कोपलैंड ने एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया दैट इज़ मोनेरा, और काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। एक मेजर ब्रेक थ्रू मिलता है क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री में तब जब R.H. विटेकर ने इंट्रोड्यूस किया अपना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ विटेकर। एंड इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसको आज भी हम पढ़ रहे हैं। तो जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम R.H. विटेकर ने इंट्रोड्यूस किया, वहाँ पे उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म जो थे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उसको इंट्रोड्यूस किया इनटू फाइव किंगडम्स। और वो किंगडम कौन कौन से हैं पहले हम उनको यहाँ पे मेंशन करेंगे। द किंगडम्स आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अगर मैं पूरे चैप्टर की बात करूं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के चैप्टर की बात करूं, तो मैंने ऐसा क्यों कहा था आपको, लेक्चर के शुरुआत में मैंने ऐसा कहा था कि ये जो किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर है इसका रिलेशन आपके आगे के चैप्टर्स के साथ भी है। ऐसा मैंने इसलिए कहा था कि किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, ये तीनों किंगडम जब आप पढ़ोगे तो वो आप पढ़ोगे क्लास 11th के NCERT टेक्स्ट बुक दैट इज़ चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। फर्दर क्लास 11th के ही चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ोगे कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द किंगडम प्लांटे, जहाँ पे हम स्टडी करेंगे अबाउट एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स। तो किंगडम प्लांटे के अंदर जो 5 ग्रुप्स हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो उनमें से 4 ग्रुप्स के बारे में अप टू जिम्नोस्पर्म हम पढ़ेंगे क्लास 11th के अपने लेक्चर में,
और क्लास 12th में जब हम जाएंगे तो हम पढ़ेंगे अबाउट एंजियोस्पर्म्स, जहाँ पे चैप्टर का नाम होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और फिर फर्दर जो चैप्टर नंबर 4 है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, दैट इज़ किंगडम एनिमेलिया, वहाँ पे हम एनिमल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो कुल मिला के आपने देखा कि किस प्रकार से इस चैप्टर का रिलेशन जो है वो आपके आने वाले चैप्टर्स के साथ भी है। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि विटेकर ने जो क्राइटेरियाज डिफाइन किए, दैट इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमेलिया, तो इन किंगडम्स को क्लासिफाई करने के लिए क्राइटेरिया क्या इस्तेमाल किया गया था विटेकर के द्वारा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट क्राइटेरियाज यूटिलाइज्ड बाय लिनेयस। So criteria of Whittaker classification system was, first criteria that was complexity of cell structure, the second criteria that was utilized as complexity of body organization, थर्ड क्राइटेरिया जो इस्तेमाल किया आर.एच. विटेकर ने, दैट वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। द फोर्थ क्राइटेरिया दैट वाज यूटिलाइज्ड वाज रिप्रोडक्शन, हाउ द ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोड्यूसिंग, इसका भी कंसिडरेशन किया गया था while classifying the organism into 5 kingdoms. And the last criteria which was utilized by Linnaeus was phylogenetic relation. तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हमने क्राइटेरिया पढ़ा विटेकर के क्लासिफिकेशन का। इससे पहले हमने जो हिस्ट्री थी क्लासिफिकेशन की, विच वाज द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एरिस्टोटल, क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज बाय लिनेयस, फिर हैकल ने जो प्रोटिस्टा किंगडम इंट्रोड्यूस किया और कोपलैंड ने किंगडम मोनेरा, और वहाँ से सफ़र कैसे मूव करता हुआ आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम तक आया, हमने ये देखा। और फर्दर हमने लिंक देखा इस चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आपके सिलेबस में आने वाले चैप्टर्स के साथ। ये जो विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसकी बाकी टेक्निकलिटीज़ और इसके डिटेल्स को हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। टिल देन, थैंक यू।